नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने WCR के GRP के प्रश्न के 40 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। जनरल मैनेजर हैज़ नेगेटिव पावर। अभी 40 से आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज नॉन इशूड टिकट। नॉन इशूड टिकट क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन है टिकट विच इज नॉट अकाउंटेड इन यूटीएस पीआरएस सिस्टम। यूटीएस को बोलते हैं अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, और पीआरएस को बोलते हैं पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। यह जो आपका जो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है, इसमें यह काम आएगा। यूटीएस का फुल फॉर्म, पीआरएस का फुल फॉर्म। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉन इशूड टिकट। तो नॉन इशूड टिकट कहते हैं कि टिकट issued to the passenger but cancelled on the following ticket because of operator's mistake। मतलब टिकट जारी किया गया लेकिन ऑपरेटर की गलती के कारण अगले टिकट पर रद्द कर दिया गया। क्योंकि टिकट का जो है ना वो जो टिकट रहता है वो सीरियल नंबर वाइज रहता है। तो ऐसा नहीं कि एक टिकट पहले सीरियल का किसी को काट दे दिया, बीच में से किसी को दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर गलती से कोई टिकट हो गया तो उसको नॉन इशू टिकट करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 42 नंबर में क्वेश्चन है कि आफ्टर द मर्जर ऑफ रेल बजट व्हाट हैज बीन द मेजर इम्प्लीकेशन। रेल बजट के मर्ज होने के बाद जो मेजर इम्प्लीकेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, वो क्या था? तो रेल बजट के मर्ज होने के बाद रेल बजट आम बजट में मर्ज हो गया 2017-18 में। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो रेल बजट का जब विलय हो गया आम बजट में, तो जो मेजर इम्प्लीकेशन हुआ वो यह हुआ कि रेलवे डजंट हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। रेलवे को पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिविडेंड देना होता था। मतलब रेलवे जो भी भारत सरकार से लोन लेके काम करती थी कैपिटल का, तो उस पर डिविडेंड होता था। लेकिन अब जब रेल बजट आम बजट में मर्ज हो गया तो रेलवे को अब डिविडेंड देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 42 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर है कि द मैक्सिमम लिमिट फॉर कॉलिंग वर्क ऑन ईच कोटेशन। कोटेशन जो है जब निकलता है तो बोला है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो मैक्सिमम लिमिट जो है 10 लाख है। कोटेशन निकालने के मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ अकाउंट ऑफिस सबमिट अकाउंट करेंट टू रेलवे बोर्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो अकाउंट्स में काम करता है उनको समझने के लिए क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे सेक्शन होता है, अलग अलग अनुभाग होता है, सभी अनुभाग का अलग अलग काम है। जैसे पेंशन सेक्शन, पीएफ सेक्शन, बजट सेक्शन, एक्सपेंडिचर सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन, सभी सेक्शन का अलग अलग काम होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि अकाउंट करेंट रेलवे बोर्ड को सबमिट कौन सा सेक्शन करता है। हेडक्वार्टर से सबमिट होता है और बुक सेक्शन करता है। तो क्या है ऑप्शन बी। 44 का ऑप्शन बी, बुक सेक्शन अकाउंट करेंट को सबमिट करता है। जैसे कि अकाउंट करेंट है क्या, ऑलरेडी आप लोग पिछले वाले वीडियो में भी सुन चुके हैं। इस वाले वीडियो में भी हम बोले थे कि एक अकाउंटिंग सर्किल के अंदर सपोज कोई भी एक रेलवे के अंदर जो डिफरेंट अकाउंटिंग यूनिट है, तो उसका पूरे एक महीने का जो भी अर्निंग हुआ और जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उसका एक अकाउंटल किया जाता है और उसको रेलवे बोर्ड को सबमिट किया जाता है। हर महीने इसको सबमिट किया जाता है। आजकल ये जो अकाउंट करेंट सबमिट करने का सिस्टम है वो आईपास से होता है। और ई रिकन्सिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकन्सिलेशन आईपास में ही एक पार्ट है। तो उसके जरिए टीसी का सेटलमेंट होता है। सारा सेटलमेंट होने के बाद
वह जो है प्रत्येक महीने सबमिट होता है। अकाउंट करेंट में जो सबमिट होता है अमाउंट यूनिट में रहता है, ये भी हम इसी क्वेश्चन में देखे थे। अकाउंट करेंट में टीसी के जरिए सबमिट होता है, तो इंटर रेलवे इंट्रा रेलवे इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग इसी क्वेश्चन के पार्ट 1 2 में पढ़े थे। ये पार्ट 3 है, तो इसके जो पार्ट 1 और 2 है इसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप लोग लिंक से भी देख सकते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल टू मैटरनिटी लीव। एक फीमेल रेलवे एम्प्लॉय है, उनको मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव कितने दिन का मिलता है? तो इनको मिलता है 180 डेज का। मैटरनिटी लीव जो है फीमेल एम्प्लॉय को 180 डेज का मिलता है। मैटरनिटी लीव जो है प्रेगनेंसी के लिए मिलता है, मिस कैरेज एबॉर्शन के लिए मिलता है। मैटरनिटी लीव जो है मिस कैरेज के कंडीशन में, अगर मिस कैरेज हो गया तो उसके कंडीशन में 45 डेज है। मैटरनिटी लीव 2 बच्चों तक मिलता है 180 डेज, और मिस कैरेज के पोजीशन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, बस डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाना होता है। मैटरनिटी लीव को किसी दूसरे प्रकार के लीव के साथ भी लिया जा सकता है, और जहाँ तक इसका पैरा है इस्टेब्लिशमेंट कोड में 551 पैरा नंबर में इसका उल्लेख है, इस्टेब्लिशमेंट कोड में मैटरनिटी लीव के बारे में। तो ज़्यादा डिटेल्स में वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन एन एसेट इज यूज्ड फॉर रनिंग अ बिजनेस द एनुअल रिडक्शन इन इट्स वैल्यू इज टर्म्ड एट। मतलब कोई भी एसेट्स है जो बिजनेस में यूज हो रहा है, तो जो एनुअल रिडक्शन होता है उसके वैल्यू को क्या कहते हैं? बहुत ईजी है, उसके वैल्यू को डिप्रेसिएशन कहते हैं। डिप्रेसिएशन रेलवे में एक फंड भी है, डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड, जिसका पुराना नाम प्रोग्राम रेवेन्यू है। डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड सबसे पुराना फंड है, इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1924 को, यहाँ आप लोग देख रहे हैं। और यह जो है इसके लिए बजट जो है डिमांड नंबर 14 में अप्रोप्रिएशन टू फंड के जरिए डीआरएफ और पेंशन फंड का जो अप्रोप्रिएशन किया जाता है डिमांड नंबर 14 में। सोर्स कोड जो है डीआरएफ का 21 है। सोर्स कोड के बारे में ऑलरेडी हम दूसरे वाले वीडियो में बोल रखे थे कि हर एक फंड के एक अलग अलग सोर्स कोड होता है। और इसके एब्स्ट्रैक्ट एम है, सब मेजर हेड 12 है, क्योंकि 3 से लेकर 14 तक सब मेजर होता है। तो इसका डिमांड नंबर 14 है, तो 14 में से 2 माइनस कर दिया तो 12 है। मेजर हेड भी 3002 है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। इसमें से कौन अलग है? अब देखिए इसका आंसर डी नंबर है, डिमांड नंबर 16। यह जो है अलग है, सॉरी डिमांड नंबर 16 अलग है। हाँ, अब डिमांड नंबर 5 है, डिमांड नंबर 3 है, डिमांड नंबर 11 है। ये तीनों जो है सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 5, 3 और 11। और डिमांड नंबर 16 जो है यह क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसमें से कौन अलग है? तो इसका होगा डी नंबर, डिमांड नंबर 16, डी नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि अगस्त रिव्यू टू कंडक्ट ऑन रेलवेज आर। अगस्त रिव्यू, रिवाइज एस्टिमेट या बजट एस्टिमेट और फाइनल मॉडिफिकेशन। बजट जब भी बजट दिया जाता है रेल मंत्रालय के द्वारा संबंधित जोन को, तो उस बजट पे क्या एक्सपेंडिचर हुआ, क्या पैसे की ज़रूरत है, इस सब के लिए रिव्यू किया जाता है।
तो पहले 3 बार रिव्यू होता था, एक अगस्त रिव्यू, दूसरा रिवाइज एस्टीमेट और तीसरा फाइनल मॉडिफिकेशन। पर अभी 2 ही बार रिव्यू होता है, इसलिए इसका आंसर जो है ए नंबर है, रिवाइज एस्टीमेट या और फाइनल मॉडिफिकेशन। अगस्त रिव्यू जो है 2017-18 से बंद है और REVU जो है सितंबर में की जाती है और फाइनल मॉडिफिकेशन जो है जनवरी फरवरी में किया जाता है कि अब कितना पैसा बच गया है और कितने पैसे की ज़रूरत है, तो इस हिसाब से फिर जोनल रेलवे बोर्ड से पैसा मांग करता है। अभी हम लोग ने अभी सोर्स कोड के बारे में जान रहे थे कि सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड क्या है। अभी इसने सोर्स कोड के बारे में ही पूछ दिया कि RRSK और EBRIF का सोर्स कोड क्या है, तो सभी का सोर्स कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब 20 कैपिटल है, 21 DRF है, 23, 33, 43, 53 DF है, 1 2 3 4। 25 कैपिटल फंड है, 26 रेलवे सेफ्टी फंड है, 29 RRSK है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, और यहाँ पर EBRIF का 83 होगा, इसमें 84 दिया हुआ है, वैसे इसका ऑप्शन ए होगा आंसर। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसेबल टू एम्प्लॉय। सभी एम्प्लॉय को रेलवे में परिवहन भत्ता दी जाती है ग्रेड पे के अनुसार। अब यह है कि कौन से एम्प्लॉय को परिवहन भत्ता नहीं दी जाती है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है कि हु हैव बीन प्रोवाइड विथ फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल, जिसको गवर्नमेंट व्हीकल दिया गया है उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाता है, बाकी सभी लोगों को दिया जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG पेबल एज पर 7th CPC। तो इसका अभी के एट प्रेजेंट अनुसार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 25 लाख रुपया। ये 25 लाख रुपया जो है 1/1/2024 से लागू हुआ है। 7th CPC में 20 लाख रुपया था और ये ऑप्शन था कि जब DA 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो सारे अलाउंस 25% बढ़ जाएगा। तो इसके कारण जो है अभी जो DCRG है वो 25 लाख हो गया है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया डी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। SOP पार्ट डी में क्या होता है, हम लोग ने इसी क्वेश्चन में देखे थे सभी SOP के पार्ट के बारे में। तो याद करने वाली बात ये भी है कि सभी SOP का पार्ट भी याद रखना है, पार्ट, तो ये भी क्वेश्चन आते रहता है। अब ये पार्ट डी में होता है स्टोर मेटर, पार्ट डी में स्टोर मेटर होता है, तो 52 का तो आंसर ए हो गया। एस्टेब्लिश मेटर एफ में होता है, वर्क्स मेटर ए में होता है और सिक्योरिटी मेटर जी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वह 20 साल है। अगर कोई 20 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। फॉयस का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉयस जो है इसका फुल फॉर्म बी नंबर है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉयस बेसिकली जो गुड्स ट्रेन होता है उसके मतलब क्या, कहाँ पर इसकी गति है, कहाँ पर क्या है, वो सब चेक करने के लिए फॉयस का यूज किया जाता है। माल परिचालन सूचना प्रणाली, उसका नाम ही हो गया ये। 55 नंबर का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो का क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है GWE/GE × 100। टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, ये नहीं, ऑर्डिनरी वर्किंग नहीं, ऑर्डिनरी टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसे देखा जाए तो इसमें 55 नंबर में एक भी ऑप्शन नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो का ऑप्शन नहीं है।
ऑपरेटिंग रेशियो का ऑप्शन होता है GWE, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस को डिवाइड किया जाएगा ग्रॉस अर्निंग से और मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से। ये ऑपरेटिंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग रेशियो सभी लोगों को जानना जरूरी है, रेलवे में जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली है क्या कि एक जोनल लेवल पे, एक जोनल रेलवे लेवल पे 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया खर्च किया जा रहा है वो जानने का जो एक तरकीब है वो ऑपरेटिंग रेशियो होता है। ऑपरेटिंग रेशियो जोनल लेवल पे निकाला जाता है और डिवीजन लेवल पे भी निकाला जाता है। एक डिवीजन का क्या आमदनी है तो उसको बोलते हैं PEI, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स। तो ऑपरेटिंग रेशियो में GWE, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज। अब ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज मतलब हो गया डिमांड नंबर 3 से लेके 14। और अगर 13 तक की बात करेंगे तो उसको OWE बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज। तो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज में जब अप्रोप्रिएशन टू DRF और पेंशन ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है GWE। ग्रॉस अर्निंग क्या होता है? XYZ अर्निंग को ग्रॉस अर्निंग बोला जाता है। उसमें अपोर्शन बेसिस भी होता है, उसमें सस्पेंस नहीं लिया जाता है। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा तो GWE अपॉन GE मल्टीप्लाई 100, ये है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। चलिए 56 नंबर में है फुल फॉर्म ऑफ FOB। तो FOB का फुल फॉर्म फ्री ऑन बोर्ड। ये एक और किसी जगह पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। अब यहाँ फुल फॉर्म है तो कुछ कुछ फुल फॉर्म भी समझ लेना है। फुल फॉर्म ऑफ BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। 57 का बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये PPP मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। फुल फॉर्म ऑफ DF, DF को बोलते हैं डेवलपमेंट फंड। डेवलपमेंट फंड 1950 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके 4 पार्ट है, DF 1, 2, 3, 4। इनके सोर्स कोड 23, 33, 43, 53 है और इसका ओल्ड नेम बेटरमेंट फंड है। अब DF 1 में क्या काम होता है तो ये होता है प्लस। DF 1 पब्लिक, L लेबर, U अनरिम्यूनरेटिव, S सेफ्टी। पब्लिक की सुविधा के लिए अगर कुछ खर्चा करना है स्टेशन पे तो DF 1 से किया जाएगा। लेबर की सुविधा के लिए कुछ खर्च करना है तो DF 2 से की जाएगी। और लाभकारी कोई योजना है उसमें खर्च करना है तो DF 3 से। और सेफ्टी के कुछ कुछ काम अगर खर्च करना है तो उसको DF 4 से किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ LOA। LOA का फुल फॉर्म होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है, सारे क्राइटेरिया जो टेंडर डालने वाले है वो फुलफिल कर लेता है तो फिर उसको एक LOA जारी की जाती है जिसको बोला जाता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। फुल फॉर्म ऑफ PO, PO को बोलते हैं परचेज ऑर्डर। फुल फॉर्म ऑफ PO, PO को बोलते हैं परचेज ऑर्डर। फुल फॉर्म ऑफ SLT, SLT स्पेशल लिमिटेड टेंडर। यह जो है सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होता है जो उसमें से लिया जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ फॉर मेंटेनिंग लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज 10। SLT में क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्म टू कॉल इज नॉट लेस देन 4। 4 से कम नहीं होनी चाहिए बट प्रिफरेबल 6। और मिनिमम नोटिस पीरियड LT एंड SLT का 14 डेज होता है। SLT फुल फॉर्म ऑफ LD, LD को बोलते हैं लिक्विडिटी डैमेज। LD कब ली जाती है? जब कोई भी सप्लाई करने में या किसी भी वर्क को करने में अगर देरी करता है कॉन्ट्रैक्टर तो उससे LD लिया जाता है। LD स्टोर कॉन्ट्रैक्ट में अलग ली जाती है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में अलग ली जाती है। LD के बारे में जानकारी GCC जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पैरा क्लॉज 17 एवं 17A में है। % ली जाती है।
और अगर साप्ताहिक 0.05% से लेके 0.30% तक ये साप्ताहिक ली जाती है। स्टोर कॉन्ट्रैक्ट के मामले में 0.5% लिया जाता है साप्ताहिक, और अधिकतम जो है 10% लिया जाता है स्टोर कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, LD, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर समय से काम नहीं किया या मटेरियल नहीं पहुंचाया। फुल फॉर्म ऑफ RRSK। RRSK क्या है? RRSK एक फंड है जिसका ऑप्शन नंबर ये सी है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। इसकी भी स्थापना 2017-18 में ही हुआ था। रेल बजट मर्ज भी हुआ था 2017-18 में। RRSK इनिशियली 5 साल के लिए बनाया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अनदर 5 साल के लिए। जब ये बनाया गया था तो 1 लाख करोड़ के लिए बनाया गया था 5 साल के लिए। इसका सोर्स कोड 29 है। और प्लान हेड फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड टू RRSK इज 82। लास्ट प्लान हेड ऑफ टोटल 27 प्लान हेड, मतलब 27 प्लान हेड है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, सैंक्शन वर्क कॉस्टिंग बिलो 2.5 करोड़ आर एक्सिबिटेड इन द पिंक बुक अंडर द हेडिंग 2.5 करोड़ से कम लागत के स्वीकृत कार्य पिंक बुक शीर्षक के तहत प्रदर्शित है, उसको बोलते हैं लॉ बुक। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क। 2.5 करोड़ से, देखिए, एक होता है लॉ बुक और एक होता है पिंक बुक। तो अभी जो नया कंडीशन है इसमें ये 50 करोड़ हो गया है कि लॉ बुक में 50 करोड़ से नीचे वाला जो भी काम होगा वो लॉ बुक में होगा। पहले 2.5 करोड़ ही था, तो ये लॉ बुक में होगा। और इसके जो सैंक्शन है रेलवे बोर्ड और GM दोनों करते हैं, और पिंक बुक में रेलवे बोर्ड लेवल पे ही इसमें वर्क सैंक्शन करके लिखा जाता है, मतलब रखा जाता है पिंक बुक में। इस साल कितना काम करना है ये सब पिंक बुक में होता है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि इन वर्क्स टेंडर ऑफर्स विदाउट EMD शुड बी। EMD के बिना अगर कोई टेंडर दिया जा रहा है तो उसको समरली रिजेक्टेड, एकदम खारिज कर देना है। EMD के बगैर तो टेंडर लेना ही नहीं है। वो क्वेश्चन ये भी कई बार आता है, EMD लेने के क्या उद्देश्य है? EMD लेने के यह उद्देश्य है, पर्पस है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो टेंडर डाल रहा है, क्या उसकी रुचि भी है? उसको हिंदी में वैसे बयाने की रकम बोला जाता है। तो बयाने की रकम सबको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो जब तक हम बयाना नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि वो सामान लेने वाला है? ऐसे बात करके चले जाएंगे तो क्या पता, नहीं भी आ सकते हैं। तो इसलिए बगैर EMD का कोई भी वर्क स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं किया जाता है। EMD के नए GCC में नाम हो गया है बिड सिक्योरिटी। EMD का नया नाम बिड सिक्योरिटी है। EMD 1 करोड़ तक के टेंडर के लिए 2% लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है। तो वर्क स्टैंडर्ड में EMD 1 करोड़ तक के टेंडर के लिए 2% लिया जाता है, और 1 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा तो 2% प्लस 0.5%, यानी 2 लाख प्लस 0.5% लिया जाएगा। और मैक्सिमम EMD जो है 1 करोड़ ली जाती है। MSME जो मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज वाले लोग हैं उनको 100% EMD से एग्जम्पशन है। स्टार्टअप, गवर्नमेंट, PSU को सबको एग्जम्पशन है। 50% एग्जम्पशन दिया गया है लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को। जो सक्सेसफुल टेंडर्ड होते हैं, ठेकेदार होता है, उसके EMD को SD में कन्वर्ट कर दी जाती है, बाकी लोगों को EMD वापस कर दी जाती है। तो EMD के बारे में जानकारी मिल गई। द चेक एक्सरसाइज्ड बाय द, बाकी हिंदी वाले के लिए मैं इस ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, EMD का भी डाल दूंगा और PG का भी। द चेक एक्सरसाइज बाय द रेलवे अकाउंट ऑफिस ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। रेलवे लेखा कार्यालय द्वारा वित्तीय लेन देन की जो जांच की जाती है उसको बोलते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अकाउंट डिमांड। एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट चेक को इंटरनल ऑडिट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा इंटरनल चेक।
67 नंबर क्वेश्चन है कि ए वर्क कैरीड विथ नॉन रेलवे फंड, जो नॉन रेलवे फंड से काम किया जाता है उसको बोलते हैं डिपॉजिट वर्क। मतलब अगर रेलवे अपने पैसे से नहीं, दूसरे पार्टी के पैसे से अगर रेलवे काम कर रही है, मतलब उसका काम कर रही है, तो इसके लिए डिपॉजिट वर्क है। गैर रेलवे निधि से किया गया कार्य डिपॉजिट वर्क कहलाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट है, तो किसका यूज नहीं होता है? तो डीआरएफ का तो डिमांड नंबर 60 में होता ही है, डेवलपमेंट फंड का होता ही है, रेलवे सेफ्टी फंड का होता ही है। स्टाफ बेनिफिट फंड का नहीं होता है। स्टाफ बेनिफिट फंड स्टाफ के लिए है, तो इसका कोई कैपिटल खर्च से कोई मतलब नहीं है। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि टेंडर कमिटी एंड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर सिंगल टेंडर शुड बी। सिंगल टेंडर के मामले में टेंडर में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है जो एक्सेप्ट करेंगे, एक टेंडर कमिटी होगा। तो 1 स्टेप एबव होगा नॉर्मल टेंडर से, टेंडर कमिटी के लोग। 17 नंबर में एमएनपी प्रोग्राम इज बजटेड अंडर मशीनरी एंड प्लांट्स प्रोग्राम, प्लान हेड 41 के तहत होता है। प्लान हेड 41 का नाम है मशीनरी एंड प्लांट, और प्लान हेड 36 अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्लान हेड 42 वर्कशॉप, और प्लान हेड 52 अब डिलीट हो गया है, वो एक 51 में मर्ज कर दिया गया है। 51 और 52 स्टाफ एम्यूनिटीज मर्ज विद 51, उसका नाम हो गया स्टाफ वेलफेयर, और 53 को रीनेम करके कस्टमर एम्यूनिटीज कर दी गई है। सभी प्लान हेड का नाम इस तरह याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आते रहेगा प्लान हेड का। तो बहुत ये दो जो मुख्य 2-4 बातें हैं, अगर आराम से आप लोग याद रखिएगा, 2A तो यूं ही खत्म। 2A में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पास होने में कोई हवा बनाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से 2A पास। 3A के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें तैयार हो जाएगा, ये सारा क्वेश्चन जितना भी है बहुत बेसिक, सारी बातें समझ में आ जाएगा, तो 3A बनना भी आसान हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 पैकेट सिस्टम्स ऑफ टेंडरिंग मीन्स, 2 पैकेट सिस्टम का जो मतलब क्या होता है? तो 2 पैकेट सिस्टम का मतलब होता है सबमिटिंग द टेंडर डॉक्यूमेंट सेपरेटली फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड। मतलब पहले टेक्निकल बिड अलग होगा और फाइनेंशियल बिड अलग होगा, तो उसको 2 पैकेट सिस्टम टेंडरिंग कहा जाता है। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRPSM? IRPSM का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। आजकल जितने भी वर्क जो सैंक्शन किया जाता है, वर्क्स प्रोग्राम, ये सब IRPSM के जरिए होता है। टेंडर जितना निकलता है वो IRPS के जरिए होता है। आजकल सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। तो IRPSM का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन मैनेजमेंट, IRPSM। इसके डिटेल्स आपको ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा। व्हाट आर डिमांड फॉर ग्रांट? डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? तो डिमांड फॉर ग्रांट है प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की समेकित निधि से जो व्यय का प्रावधान किया जाता है उसी को डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। मतलब जो डिमांड किया गया, अब उसके बाद जो ग्रांट मिला, तो खर्चा कहाँ से होता है? खर्चा समेकित निधि से होती है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इमरजेंसी में यूज किया जाता है, पब्लिक अकाउंट का मतलब ही नहीं है। अब प्राइमरी यूनिट बोले थे, प्राइमरी यूनिट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। प्राइमरी यूनिट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब ये किस चीज के ऊपर खर्च किया जा रहा है, ये प्राइमरी यूनिट से पता चल जाएगा। जैसे 01 सैलरी का होता है, 02 DA का होता है। पहले भी हम बताए थे कि जो रेवेन्यू एलोकेशन होता है वो 8 डिजिट का होता है। शुरू के 2 डिजिट डिमांड नंबर, बीच के 4 डिजिट डिटेल हेड, और लास्ट के 2 डिजिट PU होता है। ये 3 क्वेश्चन बन गया। शुरू के 2 डिजिट डिमांड नंबर, 4 डिजिट डिटेल हेड, लास्ट के 2 डिजिट PU। तो प्राइमरी यूनिट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। GM कैन सैंक्शन अ मटेरियल मॉडिफिकेशन इन एन एस्टिमेट अप टू 2.5 करोड़। GM जो है महाप्रबंधक अनुमान में जो मटेरियल मॉडिफिकेशन है किसी भी चीज़ में 2.5 करोड़ तक सैंक्शन कर सकते हैं। मटेरियल मॉडिफिकेशन क्या है?
जैसे कि कभी जैसे कोई वर्क सैंक्शन हो गया, अब उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि कोई नई रेल लाइन, कोई नया स्टेशन जोड़ना है, कोई छोड़ना है, छोटे छोटे काम है, अब वर्क ऑलरेडी सैंक्शन हो रखा है, तो जीएम 2.5 करोड़ तक पावर है कि वो ऐसा मटेरियल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मटेरियल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन क्या है? तो बी नंबर में है, इट इज अ मशीनरी टू सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी तरह का विवाद होता है तो इसके लिए आर्बिट्रेशन होता है, मध्यस्थता। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर प्रीपेड। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो है कब तैयार किया जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब पूरे साल का अकाउंट जाने के बाद मार्च का फाइनल अकाउंट करेंट जब चला जाता है, मार्च का फाइनल अकाउंट करेंट चला जाता है, तो उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियो में बोल रखे हैं, फिर भी यहाँ पर भी बोलते हैं कि जितना भी बजट मिला पूरे साल खर्च करने के लिए, और उस बजट के अगेंस्ट में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, उसका जो वेरिएशन तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है, उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के समक्ष सबमिट किया जाता है। तो सभी जोनल लेवल पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर रेलवे बोर्ड को सबमिट की जाएगी, रेलवे बोर्ड फिर उनको भारत सरकार को सबमिट करेंगे। अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जीएम एंड पीएफए का पर्सनली साइन होता है जोनल लेवल पे, और रेलवे बोर्ड लेवल पे सीआरबी एंड मेंबर फाइनेंस का पर्सनली सिग्नेचर होना जरूरी है। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ बहुत सारे एनेक्चर लगता है, जितने भी एनेक्चर है सभी एनेक्चर को भी याद करना है, ऑल एनेक्चर को याद करना है, क्योंकि कई बार पूछ देता है जे में क्या होता है, आई में क्या होता है, के में क्या होता है, तो सभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी एनेक्चर है वो भी याद रखना है। मतलब जो मेन टिप्स है वो तो ये बेसिक चीज़ है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एनेक्चर, डिमांड नंबर, प्लान हेड, पीयू, ये सारी चीज़ याद रखना है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम इज एडॉप्टेड इन केस ऑफ। 2 पैकेट सिस्टम टेंडरिंग अपनाया जाता है किस मामले में? ओपन टेंडर के मामले में। 79 नंबर क्वेश्चन है, पीवीसी इज एप्लीकेबल फॉर टेंडरिंग कॉस्टिंग। पीवीसी, प्राइस वेरिएशन क्लॉज, जो है कितने टेंडर के वैल्यू पर ये एप्लीकेबल होता है? तो ये जो है सो 2 करोड़ है। पीवीसी जो है जीसीसी में, नया वाले जीसीसी में 2 करोड़ दिया हुआ है, तो इसका आंसर 2 करोड़ होगा। अगर इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो पहले 5 करोड़ था, तो 5 करोड़ होगा इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर 5 करोड़, पर अभी आपको 2 करोड़ ही याद रखना है कि पीवीसी जो है 2 करोड़ से ऊपर वाले टेंडर पर लागू होता है। ये नए वाले जीसीसी में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल फॉर सर्विस टेंडर वैल्यू मोर देन। सर्विस टेंडर के लिए निकालने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ टेंडर, कितना का भी निकाला जा सकता है। पर वर्क टेंडर के मामले में क्या है, 50 लाख होना जरूरी है, 50 लाख क्राइटेरिया है, 50 लाख से कम के लिए वर्क टेंडर नहीं निकलता है, फिर जोनल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह निकाला जाता है। अभी 81 नंबर से जो है ये हिंदी का है, राजभाषा का, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप खुद ही ऐसे पढ़ के याद कर सकते हैं कि तो इस तरह जो है संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछता है, लेकिन जब इतना पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, इतना मैं बोल भी देता हूँ, हर एक के बारे में डिटेल्स में भी बोल देता हूँ, तो ये आराम से भी, ये भी 20 नंबर का आराम से हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये WCR का जो क्वेश्चन था, GRP का, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब इसके साथ ही ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में देखेंगे किसी और का 2A पेपर का क्वेश्चन। तो तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए अच्छा लगे तो। थैंक यू।